combination of cells. कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में सबसे पहले सेल्स इन सीरीज, n cells each having EMF E, internal resistance small r are connected in series. ठीक है, और सीरीज में जोड़ने के बाद टेक्नीशियन ने ऐसे n सेल्स को सीरीज में जोड़ा तो ये एक बैटरी बन गई, एक सिंगल बैटरी हो गई. ठीक है, बैटरी में बहुत सारे सेल्स जुड़े हुए होते हैं, या तो सीरीज कॉम्बिनेशन में या पैरेलल कॉम्बिनेशन में या मिक्स्ड ग्रुपिंग में, सीरीज एंड पैरेलल बोथ. क्लियर? तो ये हमारा सेल है, ये बैटरी है जिसमें बहुत सारे सेल्स जुड़े हुए हैं. क्लियर हो गया? सीरीज में जोड़ रखे इससे, देखो प्लस माइनस अपोजिट पोलैरिटी, एक ही डायरेक्शन में सारे करंट को भेज रहे हैं. तो जो बैटरी होगी उसका नेट ईएमएफ कितना होगा अगर देखें आप, तो जो बैटरी यहाँ बनेगी वो नेट ईएमएफ कितना होगा, E प्लस ई प्लस ई प्लस ई. टोटल ईएमएफ कितना आएगा, NE. ठीक, NE. और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, N सेल्स हैं तो कितने रेजिस्टेंस सीरीज में, N रेजिस्टेंस सीरीज में, NR. तो ये जो बैटरी है इसका ईएमएफ कितना है, NE. इसका ईएमएफ कितना है, NR इंटरनल रेजिस्टेंस है, और NE इसका ईएमएफ है. ठीक है, NE इसका ईएमएफ है, NR इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये इसके टर्मिनल्स हैं दोनों, और इससे हमने ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जोड़ दिया. क्यों टेक्नीशियन ने इतना काम क्यों किया होगा, इतने सारे सेल्स को क्यों जोड़ा होगा सीरीज में, इसलिए जोड़ा होगा क्योंकि एक सेल इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट को, डिजायर्ड करंट को सेंड नहीं कर रहा होगा. एक सेल इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में बहुत स्मॉल करंट फ्लो करा रहा होगा, जिस स्मॉल करंट पे ये जो डिवाइस है वो रन नहीं कर रही होगी. इस डिवाइस को रन करने के लिए एक मिनिमम करंट चाहिए. ठीक है, एक करंट की वैल्यू चाहिए, सर्टेन वैल्यू ऑफ करंट चाहिए इस डिवाइस को रन करने के लिए. अगर 1 एम्पियर वैल्यू चाहिए तो 1 एम्पियर से कम पे अगर 0.1 एम्पियर फ्लो करेगी तो करंट डिवाइस रन नहीं करेगी. तो एक सेल मेरा डिजायर्ड करंट नहीं भेज रहा है, इसलिए बहुत सारे सेल्स को सीरीज में जोड़ा गया है. कब जोड़ते हैं सीरीज में सेल को, जब हमें ये रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ये एक्सटर्नल सर्किट है. ठीक है, ये बैटरी है, ये सोर्स है जो करंट भेज रहा है यहाँ. इस एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, टू हाई, बहुत ज़्यादा हाई होगा, तब हमें उसमें डिजायर्ड करंट को फ्लो कराने के लिए बहुत सारे सेल्स को सीरीज में जोड़ना होता है. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे करंट जो होगी, यहाँ करंट में निकालना चाहता हूँ तो करंट क्या आएगी, यहाँ पे ये जो करंट होगी, यहाँ करंट कितनी होगी, I इज इक्वल टू, करंट जो होगी यहाँ I इज इक्वल टू क्या होगी, NE नेट EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R प्लस NR. NE अपॉन R प्लस NR. अगर ऐसा हो जाए, इफ R इज लेस देन NR, R is less than NR, the external resistance of the circuit is too small as compared to the internal resistance of the cells. ठीक है, अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल है, तो ये एक्सप्रेशन कितना होगा, कैसा एक्सप्रेशन आएगा, क्या नेगलेक्ट हो जाएगा, NR, सॉरी कैपिटल R नेगलेक्ट हो जाएगा, वेरी स्मॉल है ये, तो क्या बचेगा, NE अपॉन NR. तो NE अपॉन NR इज इक्वल टू क्या हो गया, E अपॉन R. ये कैसा एक्सप्रेशन है, ये ऐसा एक्सप्रेशन है जैसे कि एक EMF आ रहा है ना, करंट ड्रॉन फ्रॉम वन सेल, कैसा है, जैसे कि करंट ड्रॉन फ्रॉम सिंगल सेल या वन सेल.
करंट ड्रॉन फ्रॉम सिंगल सेल, ठीक है। और अगर ऐसा हो, सेकंड केस में अगर ऐसा हो जाए कि R इज ग्रेटर देन NR, अगर R इज ग्रेटर देन NR हुआ तो क्या होगा, कौन नेग्लेक्ट हो जाएगा, NR नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो I क्या मिलेगा आपको, I मिलेगा NE/R, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा ना, बिकॉज NR इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू कैपिटल R। ये कैसा है, N इंटू करंट ड्रॉन फ्रॉम सिंगल सेल, ठीक है, n टाइम्स ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम अ सिंगल सेल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन ऑर्डर टू विड्रॉ डिजायर्ड करंट को विड्रॉ करने के लिए सेल्स को हम ये वाली कंडीशन में सीरीज में कब जोड़ेंगे, जब ये कंडीशन आ रही होगी। ये कंडीशन आने का मतलब जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज very large as compared to the internal resistance, then the cells are connected in series in order to obtain desired current through capital R. Cells are connected in series if this condition is satisfied, R is greater than NR, ठीक है। यानी in short, जब external resistance of the circuitry is too high compared to the internal resistance of the source या battery, या then the cells are connected in series, ठीक है। in parallel क्या क्या बच्चों, ये M सेल्स हैं, एक टेक्नीशियंस ने कितने सेल्स हैं, ये टोटल M सेल्स हैं, M सेल्स को ऐसे सीरीज में जो पैरेलल में जोड़ा, ठीक है, पैरेलल में जोड़ा और ये दो टर्मिनल बाहर निकाल दिए। सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी बन गई आपकी, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ठीक है। इन टर्मिनल से अब हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया है, ठीक है। कब करते हैं पैरेलल ग्रुपिंग तब करते हैं जब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट जो है वो स्मॉल होता है कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस, तब हम पैरेलल ग्रुपिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। पैरेलल ग्रुपिंग करने पे ईएमएफ तो वही बना रहता है, ईएमएफ नहीं बढ़ता। क्या हो जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अगर हाई रेजिस्टेंस है, किसी सेल का रेजिस्टेंस हाई है, इंटरनल रेजिस्टेंस एज कॉम्पेयर टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम है। तो जब मैं एक सेल लगाऊंगा तो इस सेल का जो ड्रॉप होगा, ईएमएफ जो होगा, वो ईएमएफ जो होगा ज़्यादा ड्रॉप किस पे चला जाएगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस पे ज़्यादा ड्रॉप होगा। अगर मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, मान लो ये ई है या आर है, ये बहुत हाई है इसके कंपैरिजन में, तो ये जो सेल है, जो इसका ईएमएफ है, वो मेजर ड्रॉप इस पे हो जाएगा, आर पे वोल्टेज मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो हमें इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, पैरेलल ग्रुपिंग कर देते हैं, ठीक है। दो सेल पैरेलल में लगा दो, ये रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, तीन लगा दो पैरेलल में, ये रेजिस्टेंस R/3 हो जाएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंसेस पैरेलल में अपीयर हो जाएंगे और पैरेलल में रेजिस्टेंस रिड्यूस होता है। तो ईएमएफ तो वही बना रहेगा, यहाँ पे ईएमएफ तो वही बना रहेगा, ईएमएफ में तो कोई चेंज नहीं आएगा, किसी भी तरीके का ईएमएफ में चेंज नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो ईएमएफ तो यहाँ पर वही रहेगा, क्योंकि पैरेलल में ईएमएफ सेम रहता है। तो अगर हम बैटरी देखें तो ये ई पोटेंशियल डिफरेंस तो वही रहेगा, बस क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस R M रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/R + 1/R + 1/R + 1/R M बार ऐड करोगे, तो M बार जब 1/R को ऐड करोगे तो M/R, और रेसिप्रोकल करोगे तो R/M, ठीक है। तो ये यहाँ पे बस क्या हुआ, रेजिस्टेंस रिड्यूस हो गया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस रिड्यूस हो गया। इस एक सेल का ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, ईएमएफ यहाँ ई ही है, बट रेजिस्टेंस कितना हो गया, R/M हो गया, ठीक है। तो जब हमारा रेजिस्टेंस को रिड्यूस करना है आपने, कि ईएमएफ तो सफिशिएंट है,
इस डिवाइस को रन कराने के लिए, बट ईएमएफ तो सफिशिएंट है इस डिवाइस को रन कराने के लिए, बट हो क्या रहा है कि हो ये रहा है कि ईएमएफ तो सफिशिएंट है इसको रन कराने के लिए, लेकिन इस पे ईएमएफ कम मिल रहा है, इस पे वोल्टेज कम मिल रहा है। क्यों कम मिल रहा है? क्योंकि मेजर ड्रॉप इस पे चला जा रहा है। अगर ये 2 वोल्ट का सेल है और ये रेजिस्टेंस 2 वोल्ट पे काम कर सकता है, ठीक है, मैंने एक सेल लगा दिया तो आर की वैल्यू इस रेजिस्टेंस से एक सेल की इस रेजिस्टेंस की वैल्यू इससे बहुत ज़्यादा है एक सेल के लिए। तो 2 वोल्ट में से मेजर ड्रॉप तो इस पे हो गया 1.5 वोल्ट, तो इस पे 0.5 वोल्ट ही पहुंचेगा। तो 0.5 वोल्ट पे तो ये चलेगा ही नहीं। तो सेल तो मेरा 2 वोल्ट का था, लेकिन एक्सटर्नल सर्किट पे 0.5 वोल्ट ही मिल रहा है, मेजर ड्रॉप इस पे हो जा रहा है। तो मैंने इस ड्रॉप को यहाँ लेके आना है, तो मैंने इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। इसको रिड्यूस करने के लिए पैरेलल ग्रुपिंग कर दो। जब पैरेलल ग्रुपिंग करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस रिड्यूस हो गया, तो इसका मेजर ड्रॉप इस पे चला आएगा। अब जो 2 वोल्ट का सेल था, इस 2 वोल्ट में से 1.9 वोल्ट ड्रॉप इस पे हो गया, 0.1 वोल्ट का ड्रॉप इस पे हो गया, 1.9 वोल्ट पे ही चल जाएगा। समझ रहे हैं? या 0.01 वोल्ट का ड्रॉप इस पे हो गया, 1.99 वोल्ट इस पे हो गया, 1.99 वोल्ट पे चल जाएगा, बढ़िया चलेगा। 2 वोल्ट पे अगर डिवाइस चलती है तो 1.99 वोल्ट पे भी चलेगी। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे जो करंट होगी, अगर मैं यहाँ पे करंट निकालूं तो करंट क्या आएगी जरा देखें। यहाँ पे करंट मीन्स यहाँ पे करंट, लाइट बार बार जा रही है बच्चों आज, ठीक है। तो करंट क्या आएगी यहाँ देखें, यहाँ पे करंट जो होगी वो क्या होगी, E अपॉन R प्लस R/M। तो I इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से, ये करंट आई, मान लो सपोज ये करंट आई निकल के, ठीक है। इफ R इज ग्रेटर देन R/M, इफ इसको छोड़ दो डिस्कशन को, बात समझ गए आप जो मैंने समझाया। कब कर रहे होंगे पैरेलल ग्रुपिंग, आपको सर्किट दिया होगा और ऐसे करंट पूछ रहा होगा पैरेलल ग्रुपिंग में, ठीक है। जनरली मिक्स ग्रुपिंग पे क्वेश्चन आता है। क्लियर बच्चों? नाउ मिक्स ग्रुपिंग देखें। बच्चों ये 1 2 3 4 डैश 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 M आर्म्स हैं, M रोज हैं, 1 2 3 M रोज, ठीक है। एक रो में 1 2 3, इस एक सिंगल रो में N सेल्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। सिंगल रो में N सेल्स कनेक्टेड हैं एंड M such rows are connected in parallel। ये 1 रो, ये पूरी रो, ये हर एक रो में N सेल्स हैं। क्लियर? तो ये कौन सी ग्रुपिंग हो गई? पैरेलल मिक्स ग्रुपिंग हो गई। एक रो में सीरीज में है और इतनी सारी रोज आपस में पैरेलल, M रोज आपस में पैरेलल में है। तो अगर मैं एक रो का EMF निकालूं तो एक रो, ये जो एक सिंगल रो है इसका EMF कितना है, E। हर एक सेल का EMF यहाँ पे E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो हर एक सेल का EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो टोटल EMF कितना हो गया, E प्लस ई प्लस ई प्लस ई, N टाइम्स ऐड कर दो NE। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, एक रो में R प्लस R प्लस R प्लस R NR। तो ये सिंगल रो में, एक सिंगल रो में EMF कितना हो गया NE, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया NR। इसमें भी NE NR, इसमें भी NE NR। तो NE 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 NE, ठीक है। इतना, इतने ये पैरेलल में सारा, तो EMF कितना आ गया, एक का EMF कितना हो गया, तो नेट EMF कितना हो गया N ही। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है ना, तो नेट EMF क्या बना रहेगा, एक आर्म में जो EMF है वही EMF बना रहेगा NE। इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या, ये इसका कितना है NR NR NR, हर एक आर्म में NR।
और इतना ये एनआर कितने एनआर पैरेलल में है, एम एनआर पैरेलल में है, ठीक है। ये एक सेल जो है एन सेल्स में, एक आर्म में ईएमएफ एनी इंटरनल रेजिस्टेंस एनआर, तो कितने एनआर पैरेलल में है, एम। तो इक्विवेलेंट निकालोगे यहाँ से, यहाँ पे इक्विवेलेंट निकालोगे 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/nr प्लस 1/nr प्लस डैश डैश 1/nr। कितनी बार जुड़ेगा, m बार, m बार। एक आर्म का रेजिस्टेंस nr है और ऐसे ऐसे m nr पैरेलल में है, ठीक है। तो कितना आएगा, m/nr, और इसको रिवर्स करोगे तो क्या होगा, nr/m, ठीक है। तो ये वो बैटरी है, ये वो बैटरी है जिसका ईएमएफ, ये पूरी वो बैटरी है जिसका ईएमएफ NE है और इंटरनल रेजिस्टेंस nr/m है। बैटरी जब भी बनती है जनरली तो ऐसे मिक्स ग्रुपिंग करके बनती है, ठीक है। जो बड़ी बैटरी है वो उसमें बहुत सारे सेल्स ऐसे मिक्स ग्रुपिंग में जुड़े हुए होंगे। क्लियर हो गया। एक आर्म में n सेल्स हैं, तो एक आर्म का ईएमएफ हो गया NE, EEE, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया nr, और ऐसी ऐसी m आर्म पैरेलल में हैं तो ईएमएफ वही रहेगा, NE ही रहेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा इंटरनल nr/m। तो यहाँ पे हमारा ये रेजिस्टेंस आ गया, ये एक्सटर्नल सर्किट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये बैटरी होगी, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये बैटरी इस एक्सटर्नल सर्किट में करंट भेज रही होगी, ठीक है। ये आई, तो मैं इस आई को निकालना चाहता हूँ, तो ये आई जो होगी यहाँ से कितनी आएगी, आई आएगी NE/R प्लस NR/M, ये आएगी, ठीक है। यहाँ डिनोमिनेटर में एलसीएम लूँगा तो ये M ऊपर चला जाएगा, तो कितनी आएगी करंट, MNE, और ये MR प्लस NR, ठीक है, इतनी आएगी, ठीक। अब मैं इसको वैल्यू को देखना चाहता हूँ, मैं इसको, इस करंट को कैसे लिख सकता हूँ, ज़रा देखें तो सही ध्यान से। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, MNE, जो डब्बे में मैंने एक्सप्रेशन बंद किया है बच्चों, इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ √ MR का होल स्क्वायर, √MR माइनस √NR का स्क्वायर। डिनोमिनेटर को लिख रहा हूँ, ध्यान दें। तो जब मैंने इसका होल स्क्वायर करा तो a-b का फॉर्मूला लगाओ, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, MR प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा, NR। आ गए दोनों टर्म, साथ में क्या आएगा, -2ab, तो एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा -2ab -2 √MR आएगा, तो उसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे +2 √MR √NR यहाँ से मल्टीप्लाई ऐड करना होगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा MR प्लस NR ही है, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर ना। अब मैं देखना चाहता हूँ कि करंट आई मैक्सिमम कब होगी। अब हम इस एक्सप्रेशन, डिनोमिनेटर की शक्ल मैंने बदल दी, इसकी शक्ल बदल के मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। इस फॉर्म में लिखने के बाद अब मैं यहाँ से देख सकता हूँ, यहाँ से देखना डिफ़िकल्ट है कि करंट कब मैक्सिमम होगी। अब यहाँ से देखना आसान है, करंट कब मैक्सिमम होगी, यहाँ से आसान है, इसलिए मैंने इसको ये किया है। तो आई मैक्सिमम कब होगी, जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, और डिनोमिनेटर मिनिमम तब होगा जब ये होल स्क्वायर वाला टर्म 0 होगा, ठीक है। क्योंकि ये नेगेटिव हो नहीं सकता कभी भी, इसकी ये मिनिमम वैल्यू इस टर्म की 0 ही हो सकती है। ये वाला टर्म जब 0 होगा तब आई जो होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो आई इज़ मैक्सिमम व्हेन डिनोमिनेटर विल बी मिनिमम। आई इज़ मैक्सिमम, क्या लिखा मैंने, आई इज़ मैक्सिमम when denominator will be minimum, ठीक है। आई करंट मैक्सिमम तब होगी जब
डिनोमिनेटर क्या होगा, मिनिमम होगा, एंड डिनोमिनेटर विल बी मिनिमम, डिनोमिनेटर विल बी मिनिमम only when under root mr माइनस अंडर रूट एन आर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अंडर रूट एम आर इज इक्वल टू अंडर रूट एन आर, इसका मतलब एम आर इज इक्वल टू एन आर स्मॉल एन आर, इसका मतलब आर इज इक्वल टू एन आर बाई एम। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा लोड है। इसको लोड रेजिस्टेंस का, किसके ऊपर लोड डाला है हमने, इस सोर्स के ऊपर लोड डाला है। ठीक है, ये सोर्स है जो करंट भेजेगा। ठीक है, इसके ऊपर हमने ये लोड डाला है, तो ये लोड रेजिस्टेंस कहलाएगा, और ये सोर्स है, और ये एन आर बाई एम क्या है, इस सोर्स का रेजिस्टेंस कहलाएगा। इसका मतलब ये जो है वो क्या है, सोर्स का रेजिस्टेंस है, सोर्स रेजिस्टेंस है। तो इन ऑर्डर टू withdraw maximum current या in order to have maximum current through the load, किसी भी लोड के थ्रू मैक्सिमम करंट कब फ्लो करेगी, तब फ्लो करेगी जब लोड रेजिस्टेंस और सोर्स रेजिस्टेंस आपस में मैच कर रहे होंगे, लोड रेजिस्टेंस और सोर्स रेजिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम करंट थ्रू द लोड, ठीक है, सेल्स आर मिक्स ग्रुप्ड। ठीक है, व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या कहा मैंने, इन ऑर्डर टू हैव, इन ऑर्डर टू हैव, और अच्छा इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट थ्रू लोड, थ्रू लोड comma cells are mixed grouped when load resistance is equal to source resistance। ठीक है, और आपसे पूछेगा मैक्सिमम करंट कितनी है, तो मैक्सिमम करंट क्या हो जाएगी, इस मैक्सिमम करंट की वैल्यू अगर हम निकालें यहाँ से, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ बच्चों ये वाले सर्किट को, तो आई मैक्स जो होगी, आई मैक्स वहाँ से यहाँ पहुँचे हम, आई मैक्स जो होगी यहाँ एम आर इज इक्वल टू एन आर, एम आर इज इक्वल टू एन आर, दोनों को इक्वेट कराओगे तो आई मैक्स जो होगी एम एन ई अपॉन, इस एन आर की जगह एम आर रख दो, अरे एम आर इज इक्वल टू एन आर ना, इस एन आर की जगह एम आर रख दो, तो एम आर प्लस एम आर ये दोनों बराबर हो गए ना, तो 2mr भी लिख सकता हूँ यहाँ। तो जब 2mr लिखूँगा तो m से m कट जाएगा, क्या हो जाएगी, एन ई अपॉन 2r, या फिर स्मॉल r के टर्म में देखना चाहते हो तो एम एन ई अपॉन, आप इसकी जगह पे एन आर रख दो, तो क्या हो गया 2nr, 2n स्मॉल r इज इक्वल टू क्या, n से n कटेगा एम ई अपॉन स्मॉल r। ठीक है, तो आई मैक्स जो होगी आपकी, आई मैक्स जो होगी एन ई अपॉन 2r या एम ई अपॉन r, 2r ये होगी। क्लियर बच्चों, तो आपको क्वेश्चन पूछेगा, ये मिक्स ग्रुपिंग सर्किट देगा, उसमें कंडीशन पूछेगा, किस कंडीशन में करंट मैक्सिमम फ्लो कर रही होगी और मैक्सिमम करंट निकालो। ये मैक्सिमम करंट निकाली। अब आपको यहाँ पे एक और चीज़ पढ़नी है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या है? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कि पावर क्या होती है बच्चों, आई स्क्वायर आर। पावर क्या होती है? आई स्क्वायर आर। तो ये जो लोड है हमारा, इस लोड में करंट कौन भेज रहा है? ये सोर्स भेज रहा है। तो सोर्स जो है इस लोड को पावर डिलीवर कर रहा है। कितनी पावर डिलीवर कर रहा है? आई स्क्वायर आर।
ठीक है। तो पावर डिलीवर्ड टू द लोड मैक्सिमम कब होगी? पावर डिलीवर्ड टू द लोड में, लोड तो फिक्स वैल्यू का लगाया आपने आर के अक्रॉस, ये तो लोड फिक्स हो गया। अब ये सोर्स इस लोड को पावर डिलीवर मैक्सिमम कब करेगा? जब करंट डिलीवर मैक्सिमम होगी, बिकॉज पावर इज आई स्क्वायर आर। आई मैक्सिमम होगा तो पावर डिलीवर्ड बाय दिस सोर्स टू द लोड मैक्सिमम होगी, ठीक है। और पावर डिलीवर टू द लोड कब मैक्सिमम हो जाएगी? करंट मैक्सिमम होगी। और करंट मैक्सिमम कब होगी? जब लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस, आपस में इक्वल होंगे दोनों, ठीक है। इसका मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या हो गई? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये हो गई कि पावर डिलीवर्ड टू द लोड, पावर डिलीवर्ड टू द लोड इज मैक्सिमम, टू द लोड इज मैक्सिमम when load resistance is equal to source resistance, इसे impedance matching भी कहते हैं, resistance matching कहते हैं इसे। load resistance is equal to source resistance, जब लोड और सोर्स के रेजिस्टेंस आपस में मैच कर रहे होंगे तब लोड जो होगा उस केस में, जो सोर्स होगा उस केस में लोड को मैक्सिमम करंट ट्रांसफर कर रहा होगा, मैक्सिमम पावर डिलीवर कर रहा होगा। अगर ये रेजिस्टेंसेस अलग अलग होंगे तब पावर डिलीवर्ड जो होगी इस मैक्सिमम वैल्यू से कम आ रही होगी। क्लियर है बच्चों? ठीक है बच्चों, अगर हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में, मान लो अभी हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस किया था ना, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हमारे पास ऐसे केस है, मान लो पैरेलल कॉम्बिनेशन पे मैं वापस आ रहा हूँ, हमने ब्रांचेस में ईएमएफ सेम लिया था। मान लो सपोज़ अगर मेरे पास ऐसा केस हो कि जो हमारे सेल्स कनेक्टेड हैं पैरेलल में, ये फर्स्ट सेल, मान लो 3 सेल कनेक्टेड हैं पैरेलल में, ठीक है, सेकंड सेल एंड थर्ड सेल, ये 3 सेल पैरेलल में कनेक्टेड हैं और इनके ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों डिफरेंट हैं, E2R2 और E3R3। एक टेक्नीशियन ने, एक इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन ने 3 सेल लगाए हैं पैरेलल में, इसका वोल्टेज अलग है, इंटरनल रेजिस्टेंस अलग है, इसका अलग है, इंटरनल रेजिस्टेंस अलग है, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग हैं, 3 सेल्स हैं। और इसको डब्बे में बंद कर दिया उसने, ये बैटरी का पॉजिटिव, ये बैटरी फॉर्म हो गई, दिस इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल, ए इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल एंड बी इज़ द नेगेटिव टर्मिनल। तो मैंने यहाँ पर इक्विवेलेंट ईएमएफ अगर निकालना हो कि व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द बैटरी, जो बैटरी फॉर्म हो रही है इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने के लिए हमको क्या करना है, ठीक है, ये मैंने इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा? ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है, तो ये मान लो इस बैटरी का इसका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है वो ई इक्विवेलेंट है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट है। तो वो ये 3 सेल लगा के कैलकुलेट करके उसके ऊपर ये लेवल लगा देगा कि इस बैटरी का ईएमएफ इतना है और इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमने क्या करना होता है, हमने ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करना होता है। वो पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे फाइंड करेंगे? वो पोटेंशियल डिफरेंस अभी हम इसके बाद किरचॉफ्स लॉ स्टार्ट करने जा रहे हैं, किरचॉफ लॉ से फाइंड कर रहे होंगे, ठीक है। मैं डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ आपको यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। किरचॉफ लॉ में जब मैं जाऊँगा तो इस क्वेश्चन को उठाकर हम उस पोटेंशियल डिफरेंस को देख रहे होंगे कैसे कर रहे हैं। मैं डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ। तो फार्मूला क्या है यहाँ पर कि मैंने ई इक्विवेलेंट निकालना है। तो ई इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। ये आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ है इस बैटरी का, इसका इन तीनों का जो इक्विवेलेंट बैटरी जो फॉर्म हो रही है यहाँ, वो ईएमएफ इतना है। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, ये तीनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है हमारे पास 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है।
तो ये आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। ठीक, अगर यहाँ ए और बी के बीच में कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो तो उसमें कितनी करंट फ्लो कर रही होगी, इस इक्विवेलेंट बैटरी से रिप्लेस करके इसमें आप करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अगर सपोज ठीक है, सेकंड केस में मान लो इसी पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास सेकंड केस में अगर ऐसा हो कि एक बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स की गई हो, अगर ये पोलैरिटी एक बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स है, ये वो दो बैटरी सेम पोलैरिटी की है और रिवर्स पोलैरिटी की है, तो जो रिवर्स पोलैरिटी की बैटरी है, तो अगर आपने इन दोनों ईएमएफ के लिए पॉजिटिव लिया है तो यहाँ पे इसके लिए आप माइनस साइन ले रहे होगे। ठीक है, तो जो अपोजिट पोलैरिटी वाली बैटरी होगी, किसी एक पोलैरिटी के लिए प्लस ले रहे होगे तो दूसरी वाली पोलैरिटी के लिए इस फॉर्मूले में माइनस ले रहे होगे। आर इक्विवेलेंट यही रहेगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि जो इक्विवेलेंट बैटरी होगी हमारी, ये जो इक्विवेलेंट बैटरी होगी, इसका जो ईएमएफ होगा वो आइदर या तो ए पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये वाले सेल के पैटर्न के अकॉर्डिंग आएगा, या इसके अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, ये कैसे डिसाइड होगा, ये डिसाइड होगा इसके साइन से। अगर यहाँ पर इक्विवेलेंट वोल्टेज नेगेटिव आ रहा है तो आप यहाँ पर इक्विवेलेंट बैटरी को ये रिप्लेस करोगे, इस पैटर्न पर रिप्लेस करोगे जो आपने नेगेटिव साइन लिया है जिसके लिए। ठीक है, और अगर आप इक्विवेलेंट वोल्टेज पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पर आप इस इक्विवेलेंट बैटरी को इसके पैटर्न पे, इस पैटर्न पे जो है, यानी ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, इस पैटर्न पर रिप्लेस कर रहे होगे। डिपेंड करेगा इसके साइन के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। जैसे एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ एक क्वेश्चन इजीली हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। मान लो उसने कहा कि आपके पास ये, उसने 3 सेल सीरीज, 3 सेल ऐसे कनेक्ट कर दिए। ये 4 वोल्ट है, दिस इज 1 ओम, दिस इज 2 वोल्ट, दिस इज 1 ओम, दिस इज 10 वोल्ट एंड 2 ओम। 3 सेल्स आर कनेक्टेड। ठीक है, ऐसे 3 सेल आर कनेक्टेड, ऐसे कह रहा है कि फाइंड इक्विवेलेंट बैटरी बिटवीन ए एंड बी। एक इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन ने ये 3 सेल लगाए हैं ए और बी के बीच में। ठीक, आपसे पूछ ले व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, या व्हाट इज द इक्विवेलेंट ईएमएफ बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ है, ईएमएफ के बराबर होगा। वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकल के आएगा, अभी मैं किरचॉफ लॉ स्टार्ट कर रहा हूँ, वहाँ पे देखूंगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो हम इस फॉर्मूले से डायरेक्टली निकाल सकते हैं ईएमएफ। जो इक्विवेलेंट बैटरी हो गई, तो हमने क्या निकालना, फाइंड इक्विवेलेंट बैटरी, फाइंड ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट बैटरी। जो इक्विवेलेंट बैटरी है, ईएमएफ मीन्स बताना है क्या है उसका वोल्टेज। ठीक है, तो अब हम देखें ये दोनों पैरेलल में हैं। ठीक है, और इन दोनों का पैरेलल इस सेल के साथ सीरीज में, तो इन दोनों का पैरेलल रिप्लेस कर दो सबसे पहले, पैरेलल इक्विवेलेंट। तो इन दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट क्या आएगा, ई डैश इज इक्वल टू, तो ये प्लस प्लस जुड़े हुए ना यहाँ से, ई डैश इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 10 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन R1 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन R2 1 अपॉन 2। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व करके क्या आ गया, 2 + 5 अपॉन 2 + 5 अपॉन 1 + 1/2 3/2। ठीक है, तो कितना आ गया, 5 + 2 7 7 2 14 14/3 वोल्ट। और R डैश अब आप निकालोगे तो R डैश आ जाएगा क्या, R1 R2 अपॉन R1 + R2, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं। 1 × 2 अपॉन 1 + 2 कितना आ गया, 2/3 ओम। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, अब आपको आगे बढ़ते हुए अब आपको इसका यहाँ पर, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट जो सर्किट फॉर्म हुआ मेरा, वो कैसा हुआ, ये 4 वोल्ट
और ये ई डैश कितना निकाला आपने, ई डैश कितना निकाला, ये 14/3 वोल्ट, और आर डैश कितना निकाला आपने 2/3 ओम। ये आ गया, ये कितना है 4 वोल्ट और ये 1 ओम। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, या ठीक है ई इक्विवेलेंट जो हो गया, जो इक्विवेलेंट सेल आ गया उसका ईएमएफ कितना है, वी ए माइनस वी बी है। ठीक है, ध्यान देना कितना है 4 + 14/3 प्लस माइनस ऑल्टरनेट पोलैरिटी आएंगी। अगर ये इधर नेगेटिव टर्मिनल होता, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, तो ये इधर नेगेटिव आता, इधर पॉजिटिव आता, इधर नेगेटिव आता, इधर पॉजिटिव आता, तब ये दोनों सब्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया 26/3 वोल्ट। ठीक है, और आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, आर इक्विवेलेंट आ गया, ये दोनों सीरीज में है, 1 + 2/3 = 5/3 ओम। ठीक है, तो ये वो बैटरी है जिसका ईएमएफ 26/3 वोल्ट है, ये वो बैटरी है जिसका ईएमएफ 26/3 वोल्ट है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 5/3 ओम है। ठीक है बच्चों, आप ऐसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। अब अगर मान लो सपोज उसने ये कहा हो, मान लो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन है कि उसने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया हुआ, उसने यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस दिया हुआ, मान लो कोई 2 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, और कहे फाइंड करंट थ्रू 2 ओम, फाइंड करंट थ्रू 2 ओम। ठीक, तो अब आप क्या कर सकते हो, ये सर्किट अगर आपको इक्वेशंस बना के एनालिसिस करके सॉल्व करना है तो ये किरचॉफ्स लॉ में हम सीखेंगे। ठीक है, किरचॉफ लॉ, इसके बाद हम किरचॉफ लॉ पढ़ने जा रहे हैं। अगर इस कॉम्बिनेशन से जो मैंने बताया इस कॉन्सेप्ट से करना है, तो इस कॉन्सेप्ट से करने के लिए क्या करेंगे, ये 3 सेल्स एक टेक्नीशियन ने लगाए हुए हैं, इन तीनों सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल लेंगे। ठीक है, इन तीनों सेल का आपने इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या निकाला, ये निकाला, यहाँ पे आपने ये ई इक्विवेलेंट निकाल लिया, और ये ई इक्विवेलेंट आपने निकाल लिया, और ये आर इक्विवेलेंट निकाल लिया। अब ए और बी से ये ए हो गया टर्मिनल, ये बी हो गया, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, और पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से क्या जोड़ रखा है, 2 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ रखा है। तो आप ऐसे इक्विवेलेंट निकाल के यहाँ से इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल के और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल के एक सिंगल बैटरी से रिप्लेस करके, ठीक है, अब आप यहाँ पर ये आपका सर्किट सिंप्लीफाई हो गया। अब आप यहाँ पे इस 2 ओम में डायरेक्ट करंट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो करंट थ्रू दिस 2 ओम इज इक्वल टू कितनी आएगी, ई इक्विवेलेंट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। द टोटल रेजिस्टेंस ये दोनों सीरीज में है, 2 + आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो आपने ई इक्विवेलेंट कितना निकाला है, ई इक्विवेलेंट निकाला है 26/3 अपॉन 2 प्लस आर इक्विवेलेंट आपने कितना निकाला, 5/3। याद रहे ये तरीका आप बोर्ड में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास, ये मैं क्विक बता रहा हूँ, अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ठीक है, और या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे इसको फॉलो आप कर सकते हैं, तो आपका ये क्वेश्चन क्विक हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर जो है किरचॉफ्स लॉ लगाना शुरू करेंगे तो यहाँ पे इक्वेशंस बनेंगी, 3 इक्वेशंस फॉर्म होंगी, 3 अननोन बनेंगे, 3 लीनियर इक्वेशंस बनेंगी, वहाँ से फिर उन 3 इक्वेशन से सॉल्व करके फिर हमें इसमें करंट पता लग रही होगी। ठीक है, तो किरचॉफ लॉ लगाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्टली आप यहाँ से यहाँ क्विक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो इसको शॉर्टकट तरीका भी समझ सकते हैं आप। तो बहुत सारे सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट सीधे इसी से सॉल्व हो जाते हैं। बैटरी का इक्विवेलेंट निकालो, क्योंकि ज़्यादातर जो है सेल और बैटरी, ऐसे एक से ज़्यादा सेल और बैटरी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। कोई रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ होता है, उसमें करंट या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बाद सर्किट को सिंप्लीफाई करके, इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने के बाद, इक्विवेलेंट बैटरी निकालने के बाद सर्किट को सिंप्लीफाई करके आप इजीली यहाँ पर करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया हमारे पास, ये जो आंसर है ये आंसर चला आया, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 26/3/6 11/3। तो कितना आ गया 26/11 एम्पियर। ठीक, तो जब आप किरचॉफ लॉ सीख लेंगे तो किरचॉफ लॉ अप्लाई करके 2 ओम में करंट निकालिएगा, सेम सर्किट को रिपीट करिएगा आफ्टर अप्लाइंग किरचॉफ लॉ। ठीक है, तो आपको सेम आंसर मिलेगा, यू विल गेट द सेम आंसर 26/11 एम्पियर थ्रू दिस 2 ओम।
ठीक है बच्चों, तो 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ करा दिए ना। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चंस हो गए। अब हम जो है हमारा जो अगली क्लास होगी उसमें हम किरचॉफ लॉ स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है देन, ओके देन।